बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अब्बास और आज हम मौजूद हैं 10 बिट्स में टेक टाइटन्स फोरम में। हसन रज़ा साहब ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि हमने कोशिश ही की है हमेशा से कि सिर्फ शाह साहब के साथ हम बात करें कॉर्पोरेट टॉपिक्स पे, बल्कि हसन रज़ा साहब ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि शाह साहब के साथ आप कॉर्पोरेट मौज़ूआत पे गुफ्तगू किया कीजिए। तो आज का हमारा मौजू है प्रोफेशनल जेलसी। ये प्रोफेशनल जेलसी क्यों होती है, क्या इसका फ़ायदा भी है या ये नेगेटिव भी होती है, इन सारे सवालात को हम शाह साहब के सामने रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा जो ऑडियंस हमारे साथ बैठी हुई है वो हमारे साथ इंटरेक्ट करें। मैं खुद 5-6 मिनट गुफ्तगू करूँगा, फिर सारे सवालात फिर हम अपनी ऑडियंस से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, प्रोफेशनल जेलसी का जब वर्ड आता है तो दिमाग में एक नेगेटिविटी जो है ना वो दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। तो क्या प्रोफेशनल जेलसी जो है वो सिर्फ नेगेटिव है या इसके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, या देखने में ये भी आया है कि बाज़ औक़ात इंसान जब जेलसी की वजह से ज़्यादा परफॉर्म करता है तो ज़्यादा तरक्की भी कर जाता है। तो आप इन तमाम सिनेरियो में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलसी बज़ाते खुद एक नेगेटिव जज्बा है। ठीक है। तो नेगेटिव जज्बे से आप पॉजिटिव हासिल नहीं कर पाते। जेलसी इंसान की तरक्की में रुकावट वो पॉजिटिव साइड पे साइड पे चलने लगता है। ओके। इसका एक नुकसान आपने मुझे ये देखा होगा कि जो लोग दूसरों की तरक्की से जी जेलस होते हैं, प्रोफेशनल स्किल से जेलस होते हैं, वो ख्याली ब्लॉक करने लगते हैं, जो और भी बुरी बात है। इंस्पायर होना किसी से, रश करना किसी पर, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन जेलसी नेगेटिव जज्बा है, इससे कभी इंसान को फायदा होगा नहीं। अच्छा सर, हसन रज़ा साहब मुझे अक्सर कहते हैं कि आप ना बात किया करें जो प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है ना जो गुजर रहे हैं सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशंस में। ये देखने को मिला है कि एक कोई फोरम बनता है, उसको देखे कोई दूसरा फोरम बन जाता है उसी से रेलिवेंट, फिर तीसरा बन जाता है, फिर चौथा बन जाता है। तो देखने में तो ये आया है कि उस जेलसी की वजह से फोरम्स डेवलप भी हुए हैं, तरक्की भी होती है, कोई इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा डेवलप होता है कि वो कहता है कि मैं अब इससे आगे निकलूंगा। तो बाज़ अगर ये भी देखने को आया कि लोग आगे निकल जाते हैं। शायद मैं इसको जेलसी का नाम न दे पाऊँ। हमारे यहाँ इनोवेटिव आइडियाज़ की कमी है। हम नए आइडियाज़ लेकर नहीं आते। अगर एक आदमी कोई नया आइडिया ले आया और उस पर उसने काम शुरू किया, कामयाबी हो गई, हम आउट ऑफ जेलसी नहीं बल्कि हमारे अंदर एक और अजीब तरह का जज्बा है, वो है भेड़ चाल कि अगर एक आदमी कामयाब इसके ज़रिए हुआ तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, और हम इसी टाइप पर चले आते हैं। आपका जो ताल्लुक मीडिया से, मीडिया की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम। जी, उनके प्रोग्राम को मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जो कॉपी न कर रहा हो। एक ज़माने में स्टेज शोज शुरू हुए थे तो सभी लोगों ने स्टेज शो शुरू कर दिए थे। तो वो जेलसी नहीं है बल्कि वो ओरिजिनल आइडियाज़ की कमी की वजह से नकाली है। शाह साहब, कॉर्पोरेट में ये होता है कि जैसे जो मालकान अपने एम्प्लॉयज़ के जो ज़्यादा करीब होते हैं या जिनकी तरक्की ज़्यादा होती है या सैलरीज बढ़ती हैं या बोनस मिलते हैं, उनको देख के जिनको नहीं ये सारी मराहत मिल रहे होते, उनके दिमाग में जेलसी फील होनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक सिस्टम में, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिविटी को फैलाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो बॉस को फेवर करता है, ये इसका कोई पर्सनल ताल्लुक ना हो, या ये कोई जो मैं चल आप कह देते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग कि जिसमें नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो के बॉस के करीब गया है या गई है। तो जब ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए तो जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं वो क्या करें फिर? उन्हें या तो सेल्फ सजेशन के ज़रिए से अपने आप को पॉजिटिव साइड पर लाना चाहिए कि ये जिस अदारे में बोनसेस मिल रहे हैं, तरक्कियाँ हो रही हैं, स्टाफ को
करियर डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज को भी ले जा रहा है। हम भी मेहनत करें और अदारे को उस लेवल पर ले जाएं जहां अदारा हमारा हमें बोनसेस भी दे, एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर का ख्याल भी रखें, उनके करियर डेवलपमेंट का भी ख्याल रखें। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया। मैं एक ज़माने में अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, कि बड़ा जूनियर लेवल पे हूँ, तो छोटा आदमी। जिस ज़माने में गवर्नमेंट में था, मेरी मिनिस्ट्री एक अदारे में भेजा हुआ था, मैं वहाँ काम करता हूँ जी। अब वो यूनियन हर साल डंडे और इन सर्टेन केसेस वेपन्स लेके हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए आते थे कि हमें बोनस दिया जाए। उनको ये समझाना बड़ा दुश्वार काम था कि आपने लॉसेस ही किए हैं, बोनस लॉस पर नहीं दिया जाता, प्रॉफिट पर दिया जाता। उनके पास मिसालें होती थी, केएसबी पंप्स 10 बोनस दे रहा है, दाऊदर पुलिस 16 बोनस दे रहा है, तो हमारा अदालत तो उनकी निस्बत 20 गुना बढ़ा है, तो ये क्यों नहीं बोनस दे पा रहा? ये एजुकेशन बड़ी जरूरी है कि बोनस या स्टाफ वेलफेयर या आपकी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ये डायरेक्टली कमेंसुरेट करती हैं आपकी परफॉर्मेंस के साथ। ये बात हम नहीं समझते। जरूरत हमें वहाँ महसूस होती है इस बात की बड़ी शिद्दत से कि हमारे एम्प्लॉयज को एजुकेट किया जाना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है और आपका हक कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। ये एजुकेशन हम नहीं दे पाते। ठीक है। अच्छा शाह साहब, जेलसी की वजह क्या है? कॉम्पिटेंसी का ना होना, या अच्छे बोनसेस ना मिलना, या उसकी ज़ात में, उस शख्सियत की ज़ात में कोई कम्प्लेक्स होता है या कोई कमी रह जाती है? क्या इसकी वजह क्या है? बस ये मैं आपसे सवाल करूँगा, फिर हम ओपन कर देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए फोरम। इसकी जड़ें तो बचपन के साथ जुड़ी हुई। ओके। जो घर का माहौल है, इसमें पहले भी शायद किसी मौके पर अर्ज किया हो कि सबसे बड़ी गलतफहमी हमें बच्चों के बारे में रहती है। हम ये समझते हैं कि बच्चा छोटा है, इसको क्या मालूम। जी। बच्चा जो ही दुनिया में आया, पहले सांस के साथ ही वो चीजों को रजिस्टर करना शुरू कर देता। बोल नहीं सकता, लेकिन रजिस्टर करना शुरू कर देता थ्रू ऑब्जर्वेशन। बच्चे की पर्सनैलिटी की बुनियादें रखी जाती हैं पहले दिन से। उसकी जिंदगी का पहला दिन उसकी पर्सनैलिटी की पहली ईंट रख दी गई, वहां से वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जो कुछ वो अपने इर्द गिर्द देख रहा है, जो एनवायरनमेंट उसका घर में है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसके ज़हन पे इम्प्रिंट आएगा। सिर्फ रजिस्टर नहीं होता, बाकायदा इम्प्रिंट हो जाता है। उसके बाद जो वो बड़ा होता चला जाता है, बाय द टाइम वो 5 साल 7 साल का हो, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो गई होती है, उसकी बुनियादी स्ट्रक्चर उस पर उसके बाद बनना शुरू होता है। ये बुनियादों में जहाँ फॉल्ट होगा वो फिर हमें बड़े होकर दिखाई देता है। ठीक। एक और हम जुल्म ढाते हैं अपने बच्चों पर, और वो जुल्म ये है कि हम ग्रेड्स के किस्से में जी अपने बच्चों को मजबूर करते हैं कि उनके हाथ में हर वक्त टेक्स्ट बुक नजर आए। उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से उनको काफी दूर ले जाती है। उससे उनकी पर्सनैलिटी में झोल रह जाती है। जब तक कि बच्चा अपने हम उम्र लोगों में, हम उम्र बच्चों में आज़ादी के साथ नहीं खेलेगा, उस वक्त तक उसके अंदर 3 खूबियां कभी पैदा नहीं हो सकती। एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है,
टीम स्पिरिट है, और चौथा नाकामी को बड़ी खुशी से कबूल कर लेना। ये तीन चीजें हम लैक कर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचते हैं तो इन तीन चीजों के ना होने की वजह से जेलसी बहुत ज्यादा डेवलप होती है हमारे। अगर हम बच्चे को उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बैलेंस्ड हो, कि जो तालीमी सरगर्मियां हैं बड़ी अहम होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही अहम उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक, उसमें उसको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों में जाके खेले और आज़ादी के साथ, सुपरवाइज अंडर सुपरविजन नहीं, ठीक, आज़ादी से खेले। उसको किसी न किसी एक गेम पे लगाइए, और गेम्स वो जो जिसमें टीम वर्क होता हो। जैसे जो 4-5 साल की आपने बात की कि वहाँ पे बुनियादें आपकी बन जाती हैं, उसके बाद फिर ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। अब लाइफ रिवाइंड तो हो नहीं सकती, अब कोई कमियां अगर रह गई हैं जिसकी वजह से प्रोफेशनल जेलसी, कम्प्लेक्सेस इंसान की पर्सनैलिटी में इनकलकेट हो चुके हैं अब, और अब एज 25-26 साल हो गई है, अब लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, काम कर रहे हैं, अब क्या करें वो? इसके लिए एक आसान सा हल मौजूद है कि किसी तरह से उसको गैर महसूस तरीके पे डायरेक्ट कीजिए कि वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों में, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं, लर्नेड लोग हैं, एजुकेटेड हों या ना हो, ठीक, लर्नेड होना जरूरी, लर्नेड लोगों में उठे बैठे वहाँ से बहुत कुछ सीख जाएंगे। ओके, ठीक है जी, हम सवाल ओपन करते हैं फोरम के पे, और जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा यूनुस। आपने अभी बात की कि हम बच्चों को वो नहीं करते, मतलब बचपन से ही फेलियर्स का नहीं बताते। अब ये बचपन तो गुजर गया, हमारा जब बड़े होते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते फेलियर्स को। हमारा सबसे बड़ा लैक ये होता है कि हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी वजह से हम दूसरों से जालस हो रहे होते हैं। एक मेरा ये सवाल है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर एम्पावरमेंट नहीं दी जाती। एक एम्प्लॉय को मतलब उसको खुल के जीने की एम्पावरमेंट नहीं दी जाती, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा जालसी आती है। एक और एम्प्लॉयज़ के साथ बाइसनेस बहुत होती है। कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं बाइसनेस होती है। इसको कैसे ओवरकम करें? मेरे 3 सवाल हैं। मतलब एक तो एम्पावरमेंट दी जाए, हम किस तरह लोगों को लिटरेट करें कि आप एम्पावरमेंट दें। एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है हर कल्चर को ठीक करने के लिए। और दूसरा ये कि फेलियर को एक्सेप्ट बाय सेल्फ से एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो भी हम नेक्स्ट बढ़ सकते हैं। ये मेरे 3 क्वेश्चन। जी शाह, ये मैं अभी एक अर्ज कर रहा था जी कि इस किस्म के जो फॉल्ट पर्सनालिटी में रह जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को जो लेट टीन एज में है, उस स्टेज पे उसको बड़े गैर महसूस तरीके पे लर्नेड लोगों में बिठा दें, ठीक, वहाँ से वो लर्न करेगा, सीखेगा। लेकिन मसला ये आ जाएगा कि सोसाइटी इन जनरल, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, हमारे रवैये सबके ऐसे ही हैं। तो माँ बाप को बहुत केयरफुल रहना होगा कि बच्चे को डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं लफ्ज़ डायरेक्ट यूज कर रहा था, ठीक है, कि वो बड़ी एहतियात के साथ मिलने वालों में जो लर्नेड लोग हैं उनको चुने, जो पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स रखते हैं, ठीक, उनमें उनको बिठाएं। खुद अगर बैठे हैं ऐसे लोगों में तो बच्चे को साथ बिठा लें, इसलिए कि आपके अगर मिलने वाले हैं तो ऑब्वियसली डिसेंट होगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, तो बच्चे को बिठा लिया जाए, वो वहाँ से लर्न करेगा, वो सीखेगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक मास मीडिया है बहुत बड़ा जी, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज हो रहा है वो, उसका कोई प्रॉपर फायदा नहीं होता। वो मास मीडिया है हमारे माशरे का, मस्जिद का मेंबर है,
جی اب مسجد کے منبر سے کم از کم جمعے کو جو تقریر ہوتی ہے گھنٹے ڈیڑھ، جی جی اس میں اگر واعظ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی چیزوں کو اجاگر کریں اور بڑے انڈائریکٹ مینر میں، کیونکہ جو نصیحت ہے اس سے انسان دور بھاگ سکتا ہے. صحیح. نصیحت سے سدھرتا نہیں ہے کبھی انسان، اس کو آپ سدھار سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے. بہت ہی خوبصورت کہانیاں. میں نے آپ سے شاید کسی پروگرام میں ذکر کیا ہو کہ آج سے 60-70 سال پہلے، جب میں بلکہ 70 سال ہی کہیے، جی جب کلاس 5-6 میں پڑھتا تھا تو ہماری اردو کی کتاب میں کہانیاں تھیں. ایک کہانی یہ تھی کہ ایک ملٹی سٹوری مکان بن رہا ہے. جی ان دونوں شٹرنگ پائپس کی تو تھی، بانس کھڑے کر کے اس پر تختے باندھ کے یہ شٹرنگ کر لی جاتی تھی. اس شٹرنگ پر تیسری منزل پر کام ہو رہا تھا بیٹھ کے، تو سڈنلی ایک بانس ٹوٹ گیا، اس سے شٹرنگ نیچے جا پڑی. تو وہاں جو دو بانس کے قریبی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ایک بانس آیا، اور وہ بانس آہستہ سا جھک رہا تھا. تو دونوں آدمی جنہوں نے پکڑا ہوا تھا، ایک میسن تھا خاصا ایجڈ اور ایک نوجوان میسن تھا. اب وہ بانس نیچے جا رہا تھا، خدشہ یہ تھا کہ کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گا. جی جو ایلڈرلی صاحب تھے انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ لوگ میں تو دنیا دیکھ چکا ہوں، جی اور مجھے ویسے بھی چلے جانا ہے دنیا سے 1 سال 2 سال 3 سال میں. تمہیں ابھی دنیا میں وقت گزارنا ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تو میں بانس چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی آدمی کا بوجھ سہار سکتا ہے. تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں. میں اگر مر گیا تو زیادہ تر ماں باپ 4 دن روئیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. میں چھوڑ دیتا ہوں بانس. اب یہ بحث ہو رہی تھی اور بانس مسلسل جھک رہا تھا. تو سڈنلی ان ایلڈرلی صاحب نے بانس چھوڑ دیا. ٹھیک. اب یہ کہانی میں نے اس وقت پڑھی جب میں کلاس 5 میں تھا، یوں سمجھ لیجیے آج سے 70 سال پہلے. وہ مجھے آج بھی یاد ہے، ایون آفٹر 70 ایئرس ایک ایک لفظ یاد ہے. اس طرح اور بہت سی کہانیاں تھیں، اس میں نصیحت نہیں تھی، مارل آف دی اسٹوری نہیں لکھا تھا، صرف کہانی بیان کی. صحیح. اسی طرح اور کئی کہانیاں تھیں. ٹھیک ہے. وہ آج بھی یاد ہے. انسان پہ نصیحت بجائے اثر کرنے کے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے کہانی سنا دیں اور سنا دیں اسٹوری نہیں بیان کریں، کامنٹ نہیں کریں، ٹھیک، اس سے اثر ہو جاتا ہے. نوجوان بھی لیتے ہیں. ٹھیک. مسجد کا منبر جو ہے اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نصیحتیں کریں اور ہم اپنے ظاہری شکل و صورت کے اوپر میجر ایمفیسس ہمارا اس پر ہو جائے. اگر کیریکٹر بلڈنگ کی طرف چل جائے مسجد کے منبر سے، جی جی بہت افیکٹو اور بہت زبردست میڈیا ہے. ٹھیک ہے. شاید دوسرا سوال یہ تھا کہ امپاورمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے فرسٹریشن اور وہ جو آتی ہے امپلائیز کے اندر، اس کو کیسے مینج کیا جائے؟ یہ جو سوال ہے بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے. اور بائسنس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ بائسنس لوگ باعث ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بہت ویلڈ کوشچن ہے. یہ جو امپاورمنٹ کی بات انہوں نے کی، میں آفس کے سلسلے میں یو کے گیا ہوا تھا. میرا بیٹا، بڑا بیٹا وہ MBA کر رہا تھا، اس نے ڈسٹیشن سبمٹ کرنی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈسٹیشن سبمٹ کرنے کے لیے فولڈر اگر آپ مجھے دکھلا دیں. میں وہاں آفس میں بیٹھا تھا، مینیجر سے کہا کہ فولڈر آرڈر کر دیں. اپنا کارڈ دے دیا، کارڈ چارج کرانے، فولڈر آ گیا.
उसके कोई 15 दिन के बाद एक और बॉक्स आया, उसकी जो डिटेल मैंने देखी डिस्क्रिप्शन की, वो एक फोल्डर था। तो मैंने मैनेजर से कहा कि इसको वापस कर दें, तो आ गया था, मैं लाहौर भी चला गया, वापस हो गया। अब जो महीने के बाद बिल आया जी, तो उसमें उस फोल्डर की प्राइस गालिब 25 पाउंड 26 पाउंड, वो 2 बार चार्ज। अच्छा, 2 दफ़ा हुई थी, ठीक है। तो मैंने जो ऑफिस की हमारे स्टेशनरी सप्लायर ने उनको रिंग किया और उनसे बच्ची बोली कोई क्लर्क होगी, तो इससे मैंने कहा कि मैंने एक फोल्डर ऑर्डर किया था, वो मुझे मिल गया। दूसरा गलती से आपने भेजा था जो मैंने वापस कर दिया, लेकिन आपने चार्ज मुझे दोनों के लिए कर दिया। उसने कहा रियली इज इट सो? यस इट इज। तो कहने लगे गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। बाद में कंप्यूटर पे रिकॉर्ड चेक किया, कहेंगे हाँ। तो उसने कहा कि अब मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं ये दोनों ही आपकी राइट बैक कर रही हूँ, जो डेबिट है जी, और जो आपको फोल्डर रिसीव हो गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से आपको तोहफा है। अब मैं बैठा हुआ ऑफिस में एक बात सोच रहा था कि ये बच्ची है और मोस्ट प्रोबेबली ये स्टूडेंट होगी जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होगी इनकी, इसको उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुई है कि उसने बगैर किसी से अप्रूवल लिए 25-26 पाउंड रकम तो ज्यादा नहीं, छोटी जगह है जी जी, उसको उसने राइट बैक कर दिया एट हर ओन। सही, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो हम अपने एम्प्लॉयज को क्यों नहीं कर पाते? जी जी, नहीं यहाँ तो रिवाज ये है ना कि अगर कोई ऐसा मसला हो तो पहले वो कस्टमर सर्विस वाली जो है वो पहले अपने सुपरवाइज़र के पास जाएगी, सुपरवाइज़र जो है उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, वो मैनेजर के पास जाएगा, फिर वो बात जाती जाती मालिक के पास पहुंच जाएगी, फिर भी वो मसला सॉल्व नहीं हो सकेगा। मैं एग्जैक्टली ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ ये काम क्यों नहीं हो सकता। अगला जो ख्याल आया मेरे ज़हन में कि होगा ये कि अगर ये हमने अथॉरिटी दे दी जी जी लोएस्ट लेवल पर क्लार्क जी, तो होगा क्या कि रोज ऐसी 4-5 एंट्रीज होंगी जो माफ कर दी गई हैं। सही, तो प्रॉफिट कंपनी का इसी में खाया जाएगा। इसमें है, सही, एम्पावरमेंट बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज है, जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियादें कस्टमर होता है उसको बहुत गुड प्रेशर चाहते हैं। हम जैसे अगर कस्टमर सर्विस से भी बात करेंगे वो भी इस तरह की छोटी-छोटी हमारी कोई भी प्रॉब्लम फौरन सॉल्व कर देते हैं, तो हम मुतमईन हो रहे हैं, कुछ जैसे मिलता है हमारे कंपनी की तरफ से। तो ये छोटी-छोटी चीजें जिसकी वजह से कंपनी तरक्की करती है। मुझे ये लगता है कि अगर आप एम्पावरमेंट देना चाहते हैं छोटी-छोटी जगहों पे एम्पावरमेंट देना है, कंपनी ज्यादा तरक्की करेगी और आपको कंपनी को गुड जेस्चर आएगा मार्केट। ठीक, ऐसा मुझे लगता है। यकीनी तौर पे आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन somehow or the other मैं पिछले 58 ईयर्स से जॉब में हूँ और मेरा तजर्बा है कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। इसके लिए हमें एक लंबा काम करना होगा और ये 1 साल 2 साल 10 साल का किस्सा नहीं है, पूरी एक जनरेशन इसमें जाएगी। आज बच्चे पढ़ जाओ काम शुरू करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिकल लाइफ में 25 साल के बाद आएगा तो उसके रवैये में होगा कि अगर मुझे ट्रस्ट किया है अदारे ने और मुझे अथॉरिटी दी है तो मैं उसे मिसयूज ना हो। सही, अभी हमारे यहाँ तो एक बड़ा मुकद्दस काम है, बहुत ही मुकद्दस काम, हम उसमें बावजूद ये अच्छी तरह जानने के थे अल्लाह को जवाब दें, हम उसको नहीं ठीक तरीके से कर पाते। वो ये है कि जब साल के एंड पे हम एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिखते हैं अपने माताहतों की, उनकी इंक्रीमेंट्स रिकमेंड करते हैं या अप्रूव करते हैं प्रमोशंस के बाद, उसमें देनदार नहीं होते। हम सॉरी टू से दैट, अनफॉर्चुनेटली ये
एक प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है। एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को इस तरह की पावर्स दे दें और उसको पूरी आज़ादी दी। अभी तो हम ये नहीं कर सकते कि कॉन्फ्रेंस रूम में अगर बैठे हों तो अपने मातहतों को हम मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन प्रैक्टिकली इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी राय बात कर सके। सके। बिल्कुल सही सर। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें तो कवर कर दी हैं। मैं सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख बयान करना चाहूँगा, उस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आपने चूँकि बच्चों का जिक्र किया तो मेरा ख्याल है उसका दूसरा रुख ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो आपस में भी सम टाइम कंपेयर करते हैं भाई बहनों में कि ये देखो ये ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो इससे देखो इसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, या ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। अगर बच्चों में ना हो तो फिर रिश्तेदारों में अक्सर किया था तुम्हारे कज़न ने इतने अच्छे नंबर लिए और समथिंग लाइक दैट। अगर वहाँ ना हो तो फिर दोस्तों में भी किया जाता है कि तुम्हारा फ़लाँ दोस्त है वो देखो उसकी तरफ। तो वो जो बचपन में आपने कहा जो बात डेवलप हो जाती है तो उसको वो दो तरफ जाती है। एक तरफ होती है कि कुछ लोग उसको जो है वो उससे जेलसी फील, मतलब बच्चे भी आपस में बहन भाई भी जेलसी फील करना शुरू कर देते हैं कि माँ बाप इसको ज़्यादा इसकी हर वक्त बात करते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर वाकई वो भी उनके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट। आई हैव सीन दोज किड्स एज वेल कि जब उनको मिसालें दी गई उनके दोस्त की या उनके कज़न्स की तो दे हैव अचीव द सेम स्टेटस। तो दैट वाज द पॉजिटिव साइड जो कि जेलिसी से हट के हम उसकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी ले सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशन में भी सेम ऐसे ही होता है कि इट्स नॉट अबाउट के ये जो प्रोफेशनल जेलिसी है ये 100% जस्ट बिकॉज बायसनेस की वजह से आती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे और वो ब्लू आइड है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म ना कर सके। अगर ऐसा हो तो मेरे ज़ाती तजर्बे में 10% तकरीबन ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्लू आइड होते हैं और जो कि बायसनेस की वजह से शायद बॉसेस के करीब हों, लेकिन 90% जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से करीब होते हैं। वो अच्छा काम कर रहे होते हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दे आर मोर क्लोजर टू देयर बॉसेस। तो होता क्या है कि जो नॉन परफॉर्मर होते हैं जो काम करना नहीं चाहते तो वो उसको एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि यार ये तो ब्लू आइड है इसको इसलिए होता है, और वो खुद काम करना नहीं चाहते। तो वहाँ से एक प्रोफेशनल जेलसी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं खुद से ही, मतलब दैट्स योर ओन, आपकी अपनी एक जेलसी जिसको आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये ब्लू आइड है, बट ऐसा नहीं होता, वो परफॉर्मेंस की बेस पर। तो अगर इसी प्रोफेशनल जेलसी को आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव स्ट्रेंथ में तो टेक इट एज ए पॉजिटिव कि वाई दैट पर्सन इज सो क्लोज टू बॉस या वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्राई टू परफॉर्म एंड देन फील कि यार वो जेलसी राइट है या रॉन्ग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं। जो एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, यू डोंट गेट एवरी टाइम फ्रॉम योर बॉसेस, यू हैव टू गेट इट and that's the only way to performance। अगर आप परफॉर्म करेंगे you will get that empowerment yourself, you don't have to ask for that। मैंने इसलिए शुरू में एक चीज़ अर्ज कर दी थी कि एक है जेलसी, एक है रश। तो जेलसी तो बाहर नेगेटिव जज्बा है जो हम एज पेरेंट्स हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, वो उससे जो वो इंस्पायर होता है, जेलस नहीं होता, थ्रू इंस्पायरेशन वो आगे बढ़ता है। ये थोड़ा सा मैं इसको शायद ज़्यादा क्लियर नहीं कर सका अपने स्कूल में। इसी तरह ये जो स्टाफ की बात है, ये अगर एक आदमी कोई अपने सीनियर के ज़्यादा करीब है ये तो हम में से शायद ही कोई, हम भी कभी जूनियर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली ऊपर जाते रहे, उस स्टेज पर हम भी थे। तो हमारे जहन में शायद ही कभी आया हो कि ये जो इतना करीब है बॉस के, वो खुशामद से या उसके घर के काम करने से करीब नहीं है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ पर जो बॉस है, जो टॉप पर बैठा हुआ बंदा है, वो काउंट करेगा बहुत। उसका जो किरदार है वो एस्टेब्लिश करेगा कि उसकी नज़र में सारे एम्प्लॉयज बराबर हैं। अगर किसी को कोई प्रेफरेंस मिल रही है तो उसकी परफॉर्मेंस पर है। एक बात जो हम नहीं समझ पाते प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मैं स्टेट एंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रहा,
प्राइवेट सेक्टर में जो बॉस है उसकी जॉब असल में डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट्स पे, वहां से परफॉर्मेंस होगी तो बॉस अपनी जॉब पर कायम रहता है, वरना फारिग हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आएगी किसी कि जो ऊपर बैठा हुआ बंदा, जी जी जॉब हमारी वजह से सिक्योर है। सही। लेकिन शाह साहब ये भी तो देखने में है ना, नेपोटिज्म है, जैसे कोई मालिक है उसका अगर भाई है, भांजा है, भतीजा है, वो जो काम कर रहा है, तो ये तो प्रैक्टिकल बात है, जो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल सिनेरियो है, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। शायद आपकी इस बात से मैं जी इत्तेफाक पूरी तरह कर पाऊं। जो सेठिज्म है जो अभी हमारे यहाँ काफी बड़े पैमाने पर जी, पाया जी। जाता है, उसके अंदर मालिक बहुत बेरहम है। उसको सिर्फ अपने प्राइमरी कंसर्न तो उसका ये है कि मेरा कैपिटल महफूज रहे, वो ड्रेन आउट ना हो जाए। दूसरा उसको गर्ज है अपने प्रॉफिट से। वहाँ रिश्ते पीछे चले जाते हैं, जी उसकी प्रॉफिट अर्न करने की जो अर्ज है वो प्रेसिडेंस ले जाती है। लेकिन हमने तो शाह साहब यही देखा है, ऑर्गेनाइजेशन में फेवर्स मिलती हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो डराते रहते हैं कि भी मेरा तो ये रिश्तेदार है मालिक, तो ज़रा मेरे से ध्यान से बात नहीं, करना। वो जो डराते हैं, कभी एक बार हिम्मत कर लीजिए जी और उनको जॉब से फारिग करके बाहर खड़ा कर दीजिए। जी और जब आप सेठ पूछता है जी तो उसको अगर आप कह दें कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने फारिग कर दिया, आपको बड़ी हैरत होगी, सेठ एक लफ्ज़ नहीं बोलता। उसको अपना कैपिटल बड़ा अजीज है। सही, ठीक है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद अल हसन है। मेरा आपका जो तारफ़ हसन साहब ने हमें करवाया था, एक्चुअली लास्ट हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें, और इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा रखना चाह रहा हूँ। जो ह्यूमन है, इंसान है, जो आज की तारीख़ में अगर हम पिछले कुछ अरसे से इसका कंपैरिजन करें तो साइंटिफिकली हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन इखलाकी तौर पर हम बहुत पीछे आ गए हैं, बहुत नीचे गिर गए हैं। और ये जिस डिज़ीज़ मैं कहूँगा जिसका अभी जेलसी का ज़िक्र हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ किताबें वगैरह पढ़ी थी जिसमें इसको एक डिज़ीज़ के तौर पर लिया जाता है कि हसद, हिरस, ये बीमारियां होती हैं इंसान के अंदर। और जितना हमारी जो सोसाइटी है, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल जो है उसका एस्पेक्ट बहुत मादूम हो गया है, अब उस तरफ कोई बात ही नहीं करता। और उसमें यह है कि जब ये बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होगी, कोई करेगा ही नहीं, तो ज़ाहिर उसका इलाज भी नहीं होगा। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ की प्रोजेक्शन हो, इसकी एज ए डिज़ीज़, या इंसान के अंदर जो स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं लोग उनको प्रोजेक्शन उनकी करें ताकि उनका कोई सलूशन भी निकल सके? बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं इसी सिलसिले में अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद के मेंबर को यूज़ किया जाए साइंटिफिक लाइंस पर। आपने बड़ा सही कहा कि हिर्स वगैरह जो रूहानी बीमारियां हैं, इसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बड़ा सही डिस्क्राइब किया था कि इंसान के दिल में 10 बीमारियां हैं, जैसे गुस्सा है, हिर्स है, कीना है, हसद है। तो ये 10 बीमारियां जब तक दिल में हैं, वो तो एक और रेफरेंस से बात कर रहे थे, रब ताला उस दिल में आके नहीं रहेगा, इसलिए कि रब ताला बड़ा पाकीज़ा है और वो इतना पाक और साफ है कि ऐसा दिल जिसमें ज़रा सी भी आलाइश बाकी है उसमें नहीं रहता। वो हज़रत इमाम गज़ाली ने एक डिफरेंट लेवल से बात की थी। ये चूँकि हम दुनियावी बात कर रहे थे तो उसको मैं उसी एंगल से देख रहा था। साइंस ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, पिछले 50 साल हमारे लिए, इंसान के लिए बड़े अच्छे साबित हुए। लेकिन मगरिब ने इसको डायग्नोज कर लिया था कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि अखलाकी लिहाज से बहुत नीचे चले जाएंगे। उन्होंने जैसे कैम्ब्रिज के
ایک پروفیسر تھے, انہوں نے کوئی 95 ایئرس کی ایج میں ایک انٹرویو دیا آج سے 12-13 سال پہلے, اور انہوں نے ایک بات کہی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کے بعد, چرچل کے چلے جانے کے بعد, ایٹلے پرائم منسٹر ہوئے تھے برطانیہ کے, تو انہوں نے 4-5 لوگوں کو ایک پروجیکٹ سونپا تھا کہ یو کے کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے, اس پر پیپر سبمٹ کیجیے. ان میں یہ پروفیسر بھی تھے کیمبرج یونیورسٹی کے. ان کا پیپر سب میں بہتر پایا گیا, تو اس پر انہوں نے ایک بات کہی ہوئی تھی اپنے انٹرویو میں کہ میں نے وہ ماڈل جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے ڈیرائیو کیا تھا. ویسٹ نے روحانیت کا نام لیے بغیر وہاں سے بہت سی خوبیاں لے لیں اور انٹروڈیوس کر دیں اپنے یہاں. مجھے ایک بہت کیوروسٹی تھی ایک زمانے میں کہ یہ ہم ہی جیسے انسان ہیں, وہی 2 آنکھیں, 2 کان, 1 دماغ, 2 ہاتھ, یہ اس طرح کے کیوں ہیں, اس کو اسٹڈی کیا جائے. تو یو کے میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ذرا زیادہ ساتھ, تو میں نے ان کا اسٹڈی وہاں شروع کی. تو رفتہ رفتہ میں وہاں پہنچ گیا کہ اس کی جڑیں پرائمری ایجوکیشن میں ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ جو پرائمری اسکول لیول ہے یہ اس سے بھی پہلے شروع ہوا ہے, کہ وہاں پہ بچہ جا کے پری نرسری میں داخل ہوتا ہے 2.5 سال کی عمر میں, وہ کلاس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ 15 بچے ہیں, ان کو ٹیچر لیے پھر رہی اسکول کی باؤنڈری وال کے اندر, اور وہ ایک درخت کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی, اس کو بچوں کو بتا رہی ہے کہ یہ اٹس اے ٹری اور یہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے. 26 children like you to live. جس بیڈ میں آپ سوتے ہیں وہ اسی درخت کی لکڑی سے بنا ہے. اس طرح آپ گنوا کے 20-25 فائدے گنوا دیے, اور اینڈ پہ کہا کہ لک دس ٹری ڈز سو مچ فار اس, لیٹس واٹر اٹ. صحیح. الیکٹرک پول جو لیمپ پوسٹ ہے اس کے پاس لے جا کے کھڑا کر کے اس کی فوائد گنوا دیے کہ لیٹس پینٹ اٹ. اب وہ بچہ جو 3 سال کا ہے, 3.5 سال کا ہے, یہ چیز اس کے یہاں دماغ میں اس طرح سے بیٹھے گی کہ ساری عمر نکلنے والی نہیں ہے. صحیح. ویسے بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ٹیچنگ کا. یعنی وہاں اس سے بھی زیادہ ایک ہوا یہ کہ میری بچی, اس کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی یو کے, اس نے اپنی دونوں بچیوں کو لے جا کے اسکول میں داخل کرا دیا. تو کچھ عرصے میں اس نے ریئلائز کیا کہ بچیاں جو کچھ جانتی تھیں وہ بھی بھولتی جا رہی ہیں. تو وہ ہیڈ ٹیچر سے جا کے ملی اور اس سے کہا کہ یہ پرابلم ہے اس طرح. اس نے کہا ہاں, اس لیول پر ہم بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیتے, پڑھاتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا اگر پڑھاتے نہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جواب یہ آیا کہ اس ایج میں ہم بچوں کو صرف ایک چیز سکھاتے ہیں کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں اور تم نے ان کو کس طرح گارڈ کرنا ہے, اور دوسرے کے رائٹس کیا ہیں اور تم نے اس کو کیسے ریسپیکٹ کرنا ہے. اب یہ چیزیں اس کو آپ اکٹھی کر لیجئے تو وہ جو آپ محمود صاحب نے جو فرمایا بات درست ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات جو ہے مورل ویلیوز ہماری نیچے گئی تھی, لیکن انہوں نے سنبھال لیا اس کو. وہ کام ہم نہیں کر پائے. آپ لوگ بڑے ینگ ہیں میرے مقابلے پہ, میں نے اس پاکستان کو کسی اور حال میں دیکھا ہے. غالباً 1960 میں مال روڈ پہلی سڑک تھی جس پر لینز مارکنگ ہو گئی تھی. صحیح. زیبرا کراسنگ لگی, ہر درخت کے ساتھ اسٹیل باسکٹ لگ گئی تھی, اوپر اردو میں لکھا تھا مجھے استعمال کیجیے. جی.
इंग्लैंड के डिज़ाइन के पैटर्न पर टेलीफोन बूथ इंस्टॉल हो गए थे जिसमें टेलीफोन भी थे। बस स्टॉप पर एक बड़ा सा लेटर क्यू लगा होता था, नीचे उर्दू में लिखा था कितार बनाइए। जी। स्कूल के ज़माने तक तो मैं बाइसिकल चलाता रहा, फिर बस का इस्तेमाल कॉलेज में शुरू हुआ था। तो मैंने देखा कि लोग कितार बनाते थे, पहले उतरने देते थे, फिर कितार मूव करती थी आगे। पुलिस वाला किसी स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं करता था कि वो साइकिल पर दो बैठ जाए। बगैर लाइट के बाइसिकल नहीं चल पाती थी लाहौर में। जी। पूरे लाहौर में एक कोने से दूसरे कोने तक आप ओमनी बस सर्विस, एक गवर्नमेंट की चलाई हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, उसमें आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बस तब्दील करनी पड़ेगी, पूरे लाहौर में पहुंच जाते थे आप। हर मोहल्ले में एक पब्लिक लाइब्रेरी छोटी सी थी, पब्लिक रीडिंग रूम बने हुए थे जिसको कॉरपोरेशन फंड करती थी। सही। ये पाकिस्तान मैंने देखा है और इसको फिर बिगड़ते हुए भी देखा है मैंने तेजी के साथ। तो मैं इसीलिए लोगों से कहा करता हूं कि हम सदा से ऐसे नहीं थे, हम भी कभी बड़े महज़ब होते थे। सही। लेकिन ये ग्रेजुअली महमूद साहब की बात दुरुस्त है कि जो जो तरक्की आई तो हमारी मॉरल वैल्यूज़ नीचे जाती चली गई। जी। नेक्स्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जॉब करते हैं तो वहाँ पे ऐसे होता है कि समटाइम कोई एक इंसान जो किसी अच्छे लाइक आप कह लें कि कोई HOD है, कोई टीम लीड है, किसी ऐसे ओहदे पे भी फाइज है और उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है, वो आप कह लें कि या तो उसके बचपन से बिल्ट इन है या किसी भी जेलसी का शिकार है या कुछ भी है, जिसकी वजह से वो चीज़ वो शो तो नहीं कर रहा लेकिन वो अपने बिहेवियर से पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, बाकी सब एम्प्लॉयज़ को भी ख़राब कर रहा है। तो उसमें हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, उसको स्पिरिचुअली या कैसे लेके उनकी इस्लाह कर सकते हैं कि उनको बुरा भी ना लगे और हम अपना रोल भी प्ले करते हैं? ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हम में से कोई भी आदमी बेवकूफ़ नहीं होता, चाहे वो आप जैसा अच्छा हो या मुझ जैसा बुरा, बेवकूफ़ नहीं होता। अगर एक आदमी के सामने हम एक पर्सनल एग्जाम्पल प्रैक्टिकली ज़ुबान से नहीं, वो बार बार लाते हैं तो अच्छाई में इतनी ताकत है कि वो एटलीस्ट उस आदमी के सामने बुराई से बाज आ जाएगा, उस आदमी से बुराई नहीं करेगा कभी। तो एक तरीका ये है कि बजाय किसी को पॉइंट आउट करने के, क्योंकि अपनी बुराई को भी सुनना नहीं पसंद करेगा, तनकीद कोई नहीं पसंद करता, तो अगर हम उससे बगैर कुछ कहे उसके सामने एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना शुरू कर दें हर बात में, अपने रवैये से ये ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मैं बात बात पर गुस्से में आ जाता हूँ, आप मेरे सामने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं कि वो उनकी बदतरीन हरकत के जवाब में भी मुस्कुरा के प्यार से समझा देती हैं। यकीन कीजिए कि बावजूद सीनियर होने के मेरे ऊपर उसका असर आएगा। मैं एटलीस्ट आपके सामने कभी टेम्पर लूज नहीं करूँगा। ये अच्छाई की अपनी एक ताकत है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम किसी भी शख्स पे ना तो तनकीद करें, ना डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करें, बल्कि उसके सामने हम, ये बिल्कुल बच्चों वाला हाल है कि बच्चों को जो कुछ हम बनाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को वही कुछ बना के पेश कर दें बच्चों के सामने, क्योंकि वो हमें आइडियलाइज कर रहे हैं। तो अपने से सीनियर के सामने भी अगर हम उस तरह बिहेव कर लें जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे, उसका असर आ जाएगा, लाजमी बात है। हसन साहब जी। जी शाह साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। आप एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं इदारों में और आपने जॉब भी की है। आपके पूरे करियर में कभी कोई ऐसा प्रोफेशनल जेलसी का कोई केस रिपोर्ट हुआ
اگر کوئی ایسا رپورٹ ہوا تو آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا؟ دوسرا، ہم ڈفرینٹ اداروں میں کام کرتے ہیں تو کوئی بندہ اگر ایسا آئیڈینٹیفائی ہو جائے جو کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یار کہ یہ پروفیشنل جیلسی کرتا ہے اور اس طرح سے ہے، کیا ہمیں اس کو ریٹین کرنا چاہیے، ہمیں اسے ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے؟ ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے. بڑا سخت سوال کر دیا حسن رضا صاحب نے، ٹرمینیشن کی طرف آ گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہے جب آپ ہیڈ تھے؟ اور دوسرا، کیا ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے جب پتہ چل جائے؟ نہیں، آتے رہتی ہیں. ہم سبھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں، آپ، سب لوگ. تو ایسی چیزوں کو ہم سبھی فیس کرتے ہیں. بلکہ ابھی ایک نوجوان، اس نے یونیورسٹی سے فارغ یونیورسٹی سے ایم ایس مینجمنٹ کیا تو جاب سے ملی. اب میرے نام دن میں 3-4 ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو میں نے اس کو لکھا کہ بیٹا، میں اس پوزیشن پر کام کر رہا ہوں. اس پوزیشن پر کام کرنے کے باوجود سازشیں میرے خلاف بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مسکرا کے خاموش ہو جائیے. ان لوگوں کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ لوگ ہیں جو سازشیں آپ کے خلاف کر رہے ہیں، تو ان کو سینے سے لگائیے بغیر انہیں یہ بات جتائے کہ آپ کو پتہ ہے. بڑا مشکل کام بتا رہے ہیں شاہ صاحب آپ. ایک تو آپ کے خلاف لوگ سازش کریں اور اس کو آپ سینے سے لگا لیں پھر. تو اس کا اثر یقینی طور پہ ہوتا ہے. لیکن اگر اسٹاف میں سے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں تو اس کا ایک سب سے آسان حل میرے پاس، جس کو میں نے 58 ایئرز ایکسرسائز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سکون کے ساتھ وہ جو جیلسی کر رہا ہے بندہ، اس کے ساتھ پیار محبت سے اس کو چلائیے. یہ نہیں کہ آپ لینینٹ ہو جائیں اس کے ساتھ، بیہیویئر آپ کا پیار والا اس سے ہو جائے، اور طریقے سے اس تک ایک میسج کنوے کر دیں ہم کہ یہ جو آدمی ہے نظر آ رہا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور اس سے وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود بھی ویسا ہو جاؤں تاکہ میں لوگوں کی آنکھ کا تارا ہوں. بڑا اسٹرانگ میسج کنوے ہو جاتا، اور ایسے لوگ آہستہ آہستہ پروفیشنل جیلسی سے باز آ جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ پورے اسٹاف کو اگر ٹاپ مین یہ یقین دلا دے کہ میرے ہاتھ میں ترازو ہے اور اس ترازو کے لیے میں اللہ کو جواب دوں، اس ترازو کو میں کسی طرف جھکنے نہیں دوں گا، بلکہ جب مخالف کی بات آئے گی تو میں ترازو کو تھوڑا سا اس کی طرف جھکا دوں گا، تاکہ اگر کہیں بحیثیت انسان مجھ سے زیادتی ہو رہی تو کمپنسیٹ ہو جائے. تو جب یہ آپ یقین دلا دیتے ہیں زبان سے نہیں اپنے کام سے، تو اسٹاف آپ پہ ایمان لے آتا ہے، پھر یہ جیلسیز آٹومیٹکلی ختم ہونے لگتی ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب نے ایک بڑا مشکل حل بتایا ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو میرے خیال سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. جو لوگ آپ کے خیال سازشیں کر رہے ہیں ان کو گلے سے لگائیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کو کھانا کھلائیں. ہو سکتا ہے جیسے سر نے فرمایا، محمود صاحب نے، کہ یہ ایک بیماری بھی ہے کہ آپ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کو آپ بیمار بھی سمجھ سکتے ہیں. جب آپ لوگوں کو بیمار سمجھیں گے تو میرے خیال سے آپ کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہو جائے گا. آپ دیکھتے پروگرام، آپ بات کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.